तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये हमारे बीएससी सेकेंड ईयर का जूलॉजी का सेकंड पेपर है जिसका टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो जब भी हम किसी सिस्टम की बात करते हैं तो हमें यह सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि सिस्टम का निर्माण किससे होता है। तो हम एक हायरार्की पढ़ते हैं, कि एक जब सेल है, एक सेल का ग्रुप क्या बनाता है, टिश्यू का निर्माण करता है, ठीक है। और बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि बहुत सारे ऑर्गन मिलकर एक स्पेसिफिक काम को करने के लिए बनते हैं, तो वो तब क्या बना लेते हैं, वो बहुत सारे ऑर्गन मिलकर सिस्टम का निर्माण करते हैं। इसीलिए हम पढ़ते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हमने पढ़ा, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में भी बहुत सारे ऑर्गन मिलकर एक डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण करते हैं। वैसे ही रेस्पिरेटरी सिस्टम का निर्माण भी बहुत सारे ऑर्गन मिलकर रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाएंगे, जिसमें एक मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन होगा और दूसरा एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि आखिर रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या होती है। जस्ट 1 मिनट। रेस्पिरेशन की हिंदी अगर हम देखें तो रेस्पिरेशन को हिंदी में बोलते हैं श्वसन। जब हम श्वसन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में दो चीज आती है कि सर आप किस श्वसन की बात कर रहे हो, आप अवायवीय श्वसन की बात कर रहे हो कि आप वायवीय श्वसन की बात कर रहे हो। सो जिस श्वसन में ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट होता है उस श्वसन को हम बोलते हैं वायवीय श्वसन। और हम यहाँ पर जब हम ह्यूमन का रेस्पिरेशन सिस्टम पढ़ेंगे ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, तो हम बेसिकली वायवीय श्वसन की ही बात करेंगे। और जिस ऐसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता वो श्वसन कहलाता है हमारा अनॉक्सी श्वसन। या अब रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, आपको पता चल गया कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। अब बात आती है कि आप ये चीज पूछ सकते हो कि सर हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट किस चीज के लिए है। हम ऑक्सीजन लेते हैं ना रेस्पिरेशन में, तो पहली बात आती है कि सर रेस्पिरेशन की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट किस चीज में आती है। तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट का जो पहला आंसर है वो है फूड के ऑक्सीडेशन में। हमारा फूड है, फूड का हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं। फूड के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, H2O बनता है और CO2 बनता है। CO2 क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट होता है श्वसन का, जिसको हम बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। और ये कहाँ जाता है, ये CO2 जाता है प्लांट्स के पास, और प्लांट्स क्या करते हैं, इसी CO2 का उपयोग करके फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। तो यहां से आपको एक चीज समझ में आ गई कि रेस्पिरेशन होना और फोटोसिंथेसिस होना, यानी एक एनिमल एक प्लांट से किस तरीके से रिलेटेड है, वो हमको यहां से पता चलता है। हमने क्या किया, किसी भी ऑर्गेनिज्म ने फूड लिया, फूड का ऑक्सीडेशन करवाएगा तो H2O बनेगा, CO2 बनेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बनेगा ATP, जो हमारे दैनिक जीवन में जितनी भी हम क्रियाएं करते हैं उसके लिए क्या जिम्मेदार है, ATP का रेस्पॉन्सिबल होती है। तो वही देखते हैं कि ATP का निर्माण किसमें होता है, रेस्पिरेशन की प्रक्रिया में होता है। अब श्वसन की प्रक्रिया में फूड का तो होगा ऑक्सीडेशन, ठीक है, कौन करेगा, ऑक्सीजन करेगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन का होगा रिडक्शन। ऑक्सीजन रिड्यूस किस में होगा, H2O में रिड्यूस होगा, ठीक है। H+ जुड़ रहा है ना, देखो H2 जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन का तो होगा रिडक्शन और फूड का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ठीक है। और ATP बनेगी। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ATP का निर्माण कहाँ होता है। ATP का निर्माण होता है सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसको हम क्या बोलते हैं, ATP हाउस बोलते हैं, है ना। तो बेसिकली क्या बात हो गई कि रेस्पिरेशन में फूड का हम ऑक्सीडेशन करेंगे। अब बात आती है कि सर फूड क्या, फूड मेनली होता क्या है, हमारे पास ग्लूकोज होता है, ठीक है, C6 एक मिनट, मेनली मैं लिख
C6H12O6, ये आपका ग्लूकोज होता है। ठीक है, ग्लूकोज का हम कर रहे हैं ऑक्सीडेशन, तो हमें बनाना क्या है, देखो हमें बनाना है CO2 बनाना है और H2O बनेगा। ठीक है, इसके साथ हमें क्या मिलेगा, इसके साथ मिलेगी हमें ATP। ये रिएक्शन होती है मेन। ठीक, अब हम जब इस रिएक्शन को बैलेंस करें तो कार्बन यहाँ पे 6 है तो मैं यहाँ पे 6 कर दूं, यानी ऑक्सीजन, तो कार्बन कितने हो गए 6, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन देखो कितने हो गए 12। ठीक है, अब 12 ऑक्सीजन है, मेरे को यहाँ पे भी ऑक्सीजन को क्या करना है 12 करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको तो ऐसे रखूंगा, लेकिन यहाँ पे भी आपको क्या दिख रहा है, एक H2O दिख रहा है ना। अब यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है 12, तो मैं क्या यहाँ पे 6 लगा दूं हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए, तो हाइड्रोजन टोटल कितने हो गए 12 और 12 के 12, लेकिन देखो ऑक्सीजन देखो कितना हो गया, ऑक्सीजन आपके प्रोडक्ट में 6 तो ऑक्सीजन यहाँ से और 12 ऑक्सीजन यहाँ से, टोटल 18 ऑक्सीजन हो गया। तो मैं क्या करूंगा, 18 ऑक्सीजन में से इधर काउंट करो, इधर 6 तो है, तो बचे कितने ऑक्सीजन 12, तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा 6, यानी एक ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के लिए 6 ऑक्सीजन अणुओं की हमें जरूरत पड़ती है। और हमें हाँ प्रोडक्ट में बनता क्या है, CO2 वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, H2O बनता है और ATP का निर्माण होता है। अब देखो श्वसन में एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना, हम ग्लूकोज अणुओं को 2 अणुओं में तोड़ रहे हैं। ऐसी अभिक्रिया जब एक बड़ा अणु 2 छोटे अणुओं में टूटे, उस अभिक्रिया को बोलते हैं अपन कैटाबोलिक रिएक्शंस। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो यहां से हमको यह समझ में आ गया कि सर रेस्पिरेशन कैसी रिएक्शन है, रेस्पिरेशन एक कैटाबोलिक रिएक्शन है। ठीक है, रेस्पिरेशन कैसी रिएक्शन है, एक कैटाबोलिक रिएक्शन है, यानी कि कैटाबोलिक मेटाबॉलिक रिएक्शन 2 टाइप की होती है, एक कैटाबोलिक रिएक्शन, एक एनाबोलिक रिएक्शन। ठीक, अब मैंने कैटाबोलिक क्यों बोला, क्योंकि एक बड़ा मॉलिक्यूल टूट के 2 मॉलिक्यूल्स का निर्माण कर रहा है। ठीक है, अब दूसरी रिएक्शन कैसे आएगी, एनाबोलिक अभिक्रिया। एनाबोलिक अभिक्रियाओं में 2 या 2 से ज्यादा अणु मिलकर एक बड़ा कंपाउंड बनाते हैं, वो रिएक्शन क्या होगी, एनाबोलिक। और दोनों रिएक्शन को हम कंबाइंड रूप से क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये हो गया, हमारा जो रेस्पिरेशन है वो कैसा है, एक कैटाबोलिक रिएक्शन है, पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट क्या होगा, इस कैटाबोलिक रिएक्शन में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑक्सीजन इन्वॉल्वमेंट होगा, यानी पहली बात क्या है, ऑक्सीजन को इनहेल किया जाएगा, इनहेल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को इनहेल कर लिया, यानी इसको एक नाम और बोल सकते हैं, एनवायरमेंटल ऑक्सीजन को इनहेल करना, और हमारे सेल्स और टिश्यू में जो CO2 बनी उसको एक्सेल करना, उसको बाहर डालना। ठीक है, इनहेल ऑक्सीजन और क्या, और एक्सेल CO2। ठीक, इनहेल ऑक्सीजन। अब ड्यू टू द इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन फूड का क्या होगा अल्टीमेटली, थर्ड कंपोनेंट की अगर हम बात करें, थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, तो यहां से देखो, तो तीसरा पॉइंट क्या होगा, अल्टीमेटली फूड का ऑक्सीडेशन होगा। तो ये 3 चीज हमें हमारे रेस्पिरेशन की डेफिनेशन में पता होनी चाहिए, फूड का ऑक्सीडेशन होगा एंड ATP फॉर्मेशन, और ATP का निर्माण होगा एंड ATP फॉर्मेशन। श्वसन का अंतिम जो स्टेप है वो होता है ATP का निर्माण करना, किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में, थ्रू ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन प्रोसेस। तो श्वसन की परिभाषा क्या होगी, श्वसन एक कैटाबोलिक प्रक्रिया है, अपचयी प्रक्रिया है, जिसमें एनवायरमेंटल ऑक्सीजन हमारे शरीर में आती है तथा हमारी कोशिकाओं और टिश्यू में जो CO2 बनी उसको हम बाहर निकालते हैं। आई हुई ऑक्सीजन का उपयोग फूड के ऑक्सीडेशन में किया जाता है, जिससे अल्टीमेटली ATP का निर्माण होता है। ये होता है हमारा रेस्पिरेशन। ठीक, अब हम बात करते हैं अब हम चलते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। आपने ये तो देख लिया कि सर रेस्पिरेशन हो रहा है, तो रेस्पिरेशन की सिग्निफिकेंस या रेस्पिरेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, रेस्पिरेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, तो यहीं से हम बात करेंगे रेस्पिरेशन के इंपॉर्टेंस की। देखो पहला इंपॉर्टेंस तो यही है, क्या, पहला इंपॉर्टेंस तो यही है कि किसके लिए इंपॉर्टेंट है, ATP फॉर्मेशन के लिए ये चीज होनी जरूरी है, पहली बात। ठीक है, हो गया। अब दूसरी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस क्या है, रेस्पिरेशन हमारे ब्लड का pH मेंटेन रखता है,
ब्लड पीएच मेंटेन रखता है। सर आप ये कैसे बोल सकते हो? अरे अगर CO2 बनी, CO2 कहाँ बनती है? CO2 हमारे बॉडी में बनती है। देखो किस तरीके से रिएक्शन होती है। मैं ये मान लो ये हमारा क्या है, लंग्स, एल्वियोलाई, ठीक है, इसको मैं मान के चल रहा हूं एल्वियोलाई। ये जनरल थिंक है जो आप 11वीं 12वीं में पढ़ के आए हो। ये क्या है, एल्वियोलाई, ठीक है। और यहां पर मैं बना देता हूं, ये हमारी है कोशिका सेल, और ये मैं बना देता हूं ये है हमारा ब्लड। समझ में आ रही है? ये हमारा है ब्लड। ब्लड किस में बहता है? ब्लड वेसल्स में बहता है। रुधिर वाहिनियां होती है ना, ब्लड वेसल्स में बहता है। अब कहने की बात यह है, हमने बाहर से इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन फेफड़ों में आया, ठीक है। अब मिलेगा कहां पर ऑक्सीजन? ऑक्सीजन डायरेक्टली जाके मिलेगा ब्लड में, ठीक है। ये ऑक्सीजन आ गया, ठीक है। अब ब्लड से ऑक्सीजन पहुंचेगा, ऑक्सीजन को क्या करना है, हर कोशिकाओं तक पहुंचना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि कोशिकाएं किस पे डिपेंड करती है? ऑक्सीजन पे। सब में रेस्पिरेशन होगा, हर कोशिका रेस्पिरेशन करती है, ठीक है। अब ऑक्सीजन पहुंची सेल के पास, और सेल ने क्या किया, सेल ने ले लिया ऑक्सीजन, ठीक है। अब सेल अपना दैनिक जो भी काम कर रही है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस कर रही है, वो सेल की रिएक्शंस कंप्लीट हो जाएंगी ऑक्सीजन की हेल्प से। लेकिन सेल क्या बनाएंगी? सेल रेस्पिरेशन कर लेगी और सेल बनाएगी CO2। तो देखो कोशिकाओं में क्या बन रहा है, CO2। अब CO2 को कोशिकाएं वापस कहां डाल देती है, CO2 वापस डाल देती है ब्लड में। ये हो गई, CO2 ने ब्लड में डाल दिया। अब देखो अब CO2 क्या करती है, अब वापस ब्लड क्या करता है, CO2 को लेकर वापस कहां तक जाता है, ये यहां पर हो गया CO2 यहां आ गया। अब CO2 को वापस किस में डाल दिया जाता है, लंग्स में डाल दिया जाता है, एल्वियोलाई में, और यहां से उसको बाहर कर दिया जाता है CO2 को आउट, और ये ऑक्सीजन इन। तो बेसिकली ये पॉइंट होता है। तो ब्लड पीएच मेंटेन रखने का मतलब ये है कि CO2 को ब्लड में बढ़ने नहीं दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे ब्लड का पीएच CO2 से क्या होता है, डिस्टर्ब रहता है। CO2 अगर बढ़ जाए तो ब्लड पीएच पे अलग इफेक्ट पड़ता है, CO2 अगर कम हो जाए तो ब्लड पीएच अलग तरीके से काम करता है, ये अपन देखेंगे, ठीक है। तो CO2 को बढ़ने नहीं दिया जाता ब्लड में, किसकी वजह से, रेस्पिरेशन की वजह से, इसीलिए ब्लड का पीएच क्या रहता है, मेंटेन रहता है। ये इसका दूसरा इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट हो गया। और क्या, और इसका एनवायरमेंट है एक्सेल CO2 को बाहर कर दिया जाता है, वेस्ट प्रोडक्ट CO2, तो वेस्ट को बॉडी से बाहर करने का काम भी किसमें होता है, रेस्पिरेशन में होता है, जिसको अपन हम एक्सपायरेशन या ये रिएक्शन बोलते हैं। चलो इतना समझ में आ गया। तो अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां से कि नॉर्मल पीएच ये हो ही गया। चलो अब हम देखते हैं कि अब हम देखते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, आखिर रेस्पिरेटरी सिस्टम का निर्माण होता किस किस से, ठीक है। तो ये मैं अभी जो चीज मैं बता रहा हूं, ठीक है, रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन में काम आएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम, और रेस्पिरेटरी सिस्टम का निर्माण होता है मुख्यतः दो अंग से। तो एक तो बोलते हैं अपन मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ठीक, और एक आता है एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन, एक आता है एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ठीक है, ऑर्गन्स बोल देता हूं मैं इसको। अब मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन में हमारे पास क्या होते हैं, रेस्पिरेशन के लिए अल्टीमेटली लंग्स होते हैं, ठीक है। लंग्स में क्या होता है, लंग्स का हम देखेंगे कि फंक्शनल यूनिट क्या होती है, लंग्स की फंक्शनल यूनिट क्या होती है, लंग्स की फंक्शनल यूनिट होती है एल्वियोलाई, ठीक है। अब बात करते हैं एल्वियोलाई, इनको बोलते हैं एक्सचेंज पार्ट, मतलब अपने रेस्पिरेशन का मेनली कौन सा पार्ट, एक्सचेंज वाला पार्ट, एक्सचेंजिंग पार्ट, ठीक है। अब एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन बहुत सारे होते हैं जो सारे के सारे काम आएंगे। अब उनमें हम बात करते हैं एक एक करके। देखो इनमें क्या आते हैं, सबसे पहले
अब एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन में एक आता है कंडक्टिंग जोन, ठीक है। ये देखो ये कौन सा जोन है, ये एक्सचेंज जोन है। एल्वियोलाई वाला जगह, एल्वियोलाई वाले भाग को क्या बोलते हैं अपन, एक्सचेंज जोन, यानी एक्चुअल जो वह जोन जहां से ऑक्सीजन और CO2 का एक डिफ्यूजन लेयर पे क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, आदान प्रदान होता है। यानी ऑक्सीजन कहां जाती है, ऑक्सीजन जाती है एल्वियोलाई पे और CO2 जाती है एल्वियोलाई से बाहर। तो ये जो एक्सचेंज जोन है ना वो डिफ्यूजन लेयर पे होता है एल्वियोलाई में, ठीक है, उसको एक्सचेंज जोन बोल दिया गया। अब एक बात आती है जिसको बोलते हैं अपन कंडक्टिंग जोन। कंडक्टिंग जोन, कंडक्टिंग जोन में बहुत सारे नेजल पैसेज वगैरह आएंगे जो कहां तक पहुंचाएंगे हम लोगों को, एल्वियोलाई तक पहुंचाएंगे, वो कंडक्टिंग जोन आ गया। कंडक्टिंग जोन के अलावा क्या होता है, डायफ्राम होता है और इंटरकोस्टल मसल्स होती है। एक होता है हमारे पास डायफ्राम, ये है डायफ्राम, और एक होता है इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है, इंटरकोस्टल मसल्स जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे ICM, ICM। अब इंटरकोस्टल मसल्स का अब इंटरकोस्टल मसल्स दो टाइप की होती है, कौन कौन सी, एक तो एक्सटर्नल ICM, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, और एक होती है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है, यानी EICM और IICM। अब हम बात करते हैं कंडक्टिंग जोन की। तो कंडक्टिंग जोन देखो, कंडक्टिंग जोन शुरू कहां से होता है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से शुरू होता है। जो आपको नाक का ये दिख रहा है ना, दो नाक के दो शुरुआत में दो छिद्र दिख रहे हैं उनको बोलते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। तो कंडक्टिंग जोन शुरू होगा एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से, ठीक है, मैं सिंपल लिख रहा हूं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से। अब एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल के बाद आपको एक पैसेज दिखेगा पूरा नाक का, ठीक है, उसको बोलेंगे हम नेजल पैसेज। यहां पर हम एक दो पॉइंट लिखेंगे इंपॉर्टेंट, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब जैसे ही नेजल पैसेज से हम बाहर निकलेंगे, नेजल पैसेज अंदर किस में खुलेगा, नेजोफेरिंक्स में होता है इंटरनल नैरिज, इंटरनल नॉस्ट्रिल या इंटरनल नैरिज। देखो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल दो, वैसे ही इंटरनल नॉस्ट्रिल, ठीक है। चलो ये हो गया इंटरनल नॉस्ट्रिल। ये हो गया इंटरनल नॉस्ट्रिल। अब इंटरनल नॉस्ट्रिल किस में जाएगा, इंटरनल नॉस्ट्रिल के बाद में नेजोफेरिंक्स आप बोल सकते हो, नेजोफेरिंक्स के बाद में शुरू हो जाता है आपका ट्रेकिया, ठीक है। मैं लिख देता हूं इंटरनल नॉस्ट्रिल के बाद में मैं एक इस स्पेशल पॉइंट लिख देता हूं नेजोफेरिंक्स का, ठीक है। नेजोफेरिंक्स के बाद में आता है आपका ट्रेकिया, उससे पहले आता है लैरिंक्स। लैरिंक्स का इतना इंपॉर्टेंस नहीं पढ़ेंगे हम, लैरिंक्स का काम देखेंगे, और उसके बाद हम चलते हैं ट्रेकिया पे। पांचवा में पॉइंट लगा देता हूं ट्रेकिया, ट्रेकिया। अब हम देखते हैं ट्रेकिया से अगर हम बात करें ना आगे, ट्रेकिया से आगे हम बढ़ते हैं तो देखो ट्रेकिया क्या करता है, ट्रेकिया थोरेसिक कैविटी के अंदर जाकर, थोरेसिक कैविटी के अंदर जाकर हमारा जो फिफ्थ वर्टिब्रा है ना, फिफ्थ रिब्स या फिफ्थ वर्टिब्रा है, वहां से ये चेंज होगा, ठीक है। अब वहां से ये क्या बनाएगा, ये चेंज होकर बनाएगा प्राइमरी ब्रोंकाई। अरे लेफ्ट लंग और राइट लंग में जाकर ट्रेकिया बढ़ जाएगा। प्राइमरी ब्रोंकस, प्राइमरी लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस और राइट प्राइमरी ब्रोंकस दोनों लंग्स में चले जाएंगे, ठीक है। अब प्राइमरी ब्रोंकस किस में कन्वर्ट होंगे, ये डिवाइड हो जाएंगे सेकेंडरी ब्रोंकस में, ये और भी छोटी होंगे इनका डायमीटर, ठीक है। अब सेकेंडरी ब्रोंकाई किस में चले जाएंगे, टर्सरी ब्रोंकाई में चले जाएंगे, ठीक है, टर्सरी ब्रोंकाई में चले जाएंगे। अब टर्सरी ब्रोंकाई किस में जाएंगे, ये टर्सरी ब्रोंकाई जाएंगे ब्रोंक्यूल्स में, ये और भी ज्यादा छोटे होते जाएंगे और कहां चले जाएंगे, ब्रोंक्यूल्स में, ठीक है। ब्रोंक्यूल्स दो टाइप की होंगी, फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स होगा ना, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स तक हम में क्या पाए जाते हैं, सी रिंग्स पाए जाते हैं। ट्रेकिया पे क्या पाए जाते हैं, सी रिंग्स, ठीक है। जो ये पूरा जो आपको ट्री जैसा दिख रहा है कि ट्रेकिया बटा दो में प्राइमरी और सेकेंडरी ब्रोंकस, फिर यह दो चीज में डिवाइड हो गया, सेकेंडरी ब्रोंकाई में,
फिर टर्सरी ब्रोंकाई में, फिर ब्रोंकियोल में, फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल में, उसके बाद जाकर एल्वियोलाई में खुल जाएंगे। तो ये जो पूरा ट्री है ना, उसको बोलते हैं अपन ब्रोंकाई ट्री या रेस्पिरेटरी ट्री। इसको बोलते हैं हम रेस्पिरेटरी ट्री, इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी ट्री। और पूरा रेस्पिरेटरी ट्री में आप एल्वियोलाई को छोड़ दो, ठीक है, एल्वियोलाई को छोड़ दो, क्योंकि एल्वियोलाई तो हमारा कौन सा पार्ट है, एक्सचेंज पार्ट है, ठीक। एक्चुअल एक्सचेंज पार्ट कौन सा है, ऑक्सीजन और CO2 का एल्वियोलाई है। लेकिन उसके अलावा ये जितना भी मैंने लिखा, ट्रेकिया, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, फिर उसके बाद ब्रोंकियोल, ये पूरा का पूरा पार्ट है कंडक्टिंग पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट का मतलब होता है केवल यहाँ से ऑक्सीजन जाएगी और CO2 आएगी, सॉरी, ऑक्सीजन लंग्स में जाएगी और CO2 लंग्स से बाहर एनवायरनमेंट में आएगी। इनका काम केवल कंडक्ट कराना है, ना कि एक्सचेंज करना है। तो ये पूरा जो हमने देखा, ये पूरा होता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का एनाटॉमी, इतना पॉइंट, ठीक है। अब हम एक एक पॉइंट की बात करेंगे इनमें, कि ये हो गया हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का एनाटॉमी। तो हम कंडक्टिंग जोन में बात करेंगे, यहां से शुरू करेंगे एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से, और जहां पर एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, उनको लेते हुए चलेंगे। तो मैंने क्या बोला, हम वहां से शुरू कर रहे हैं कंडक्टिंग पार्ट से, ठीक है। कंडक्टिंग पार्ट से शुरू कर रहे हैं। तो कंडक्टिंग पार्ट में मैंने पहला बोला एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, जो आपको बाहर से दिखाई देता है, नासा मार्ग के दो छेद आपको बाहर दिख रहे हैं, वो क्या है, उनको बोलते हैं अपन एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, ठीक। अब इनका कोई काम नहीं है, इनका काम केवल इतना सा है, ऑक्सीजन को अंदर लेना और CO2 को बाहर निकालना, ठीक है। अब एक्सटर्नल नोस्ट्रिल देखो, अलग अलग जीवों में क्या होता है कि कभी कभी अगर नोस्ट्रिल 1 हो, केवल सिंगल नोस्ट्रिल अगर तुमको दिखे, ठीक, तो वो डाइवर्सिटी में हम उन एनिमल्स को बोलेंगे मोनोराइनस। क्या बोलेंगे, मोनोराइनस कंडीशन। यानी ओनली तुमको अगर सिंगल नोस्ट्रिल दिखे तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, मोनोराइनस कंडीशन। मोनोराइनस कंडीशन, राइना वर्ड किसके लिए आता है, नेजल चैम्बर या नाक से रिलेटेड जितने भी बायोलॉजी में जितने भी वर्ड्स है ना, उनमें राइना वर्ड उनके लिए कॉमन वर्ड है। तो मोनोराइनस, मोनो का मतलब एक, राइनस का मतलब नोस्ट्रिल के लिए एक वर्ड काम आ गया। तो मोनोराइनस कंडीशन का मतलब एक छिद्र, जहां पे नाक का केवल एक छिद्र होता है। अब ये एक स्पेशल फिश है जिसको बोलते हैं अपन हैग फिश। हैग फिश में कैसी कंडीशन होती है, मोनोराइनस कंडीशन पाई जाती है। हैग फिश में मोनोराइनस कंडीशन पाई जाती है, हैग फिश। इसको मिक्साइन भी बोलते हैं। डाइवर्सिटी में हम इसका पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस सारा। अब देखो, अब हम में ह्यूमन में क्या क्या है कि हम में 1 पेयर एक्सटर्नल नोस्ट्रिल पाया जाता है, 1 पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल पाया जाता है। यानी 2 नासा छिद्र, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल 2 नासा छिद्र हम में मिलते हैं। दो नासा छिद्र मिलते हैं, 1 पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं डाइराइनस कंडीशन। इस कंडीशन को बोलते हैं डाइराइनस कंडीशन। सो मैक्सिमम जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, उन सारे कोऑर्डिनेट्स में कैसी कंडीशन पाई जाती है, मैक्सिमम कोऑर्डिनेट्स में डाइराइनस कंडीशन ही पाई जाती है। चलो, इसमें तो केवल एक्सटर्नल नोस्ट्रिल में केवल इतना सा पॉइंट आपको याद रखना था। उसके बाद हम आगे चलते हैं नेजल चैम्बर में, ठीक है। अब बात करते हैं कि नेजल चैम्बर में क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या चीजें होती है। चलो, देखो, नेजल चैम्बर को हम 2 तरीके से देख सकते हैं। नेजल चैम्बर का निर्माण पहले तो क्या, 2 एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, हर एक एक्सटर्नल नोस्ट्रिल का एक पैसेज होता है। तो हमारे नाक में 2 पैसेज बनते हैं, बीच में डिवाइडेड है दोनों, ठीक है। पैसेज एक है, बीच में डिवाइडेड है। डिवाइड किससे है, एक सेप्टम से डिवाइडेड है, जिसको नेजल सेप्टम बोलते हैं, ठीक। तो अगर मैं इसको दिखाना चाहूं तो मैं ऐसे दिखाऊंगा, जैसे कि मान लो ये डायराइनस कंडीशन है और ये इस तरीके से, ये पैसेज इस तरीके से डिवाइडेड है। फिर ये खुल रहा है किसमें, ये खुल रहा है नेजोफेरिंक्स वाले पार्ट में खुल रहा है, ठीक है। यहां पर इंटरनल नोस्ट्रिल है। तो ये हो गए आपके एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, और ये जिससे ये दोनों पैसेज, इनको बोलते हैं अपन नेजल चैम्बर। यानी नेजल चैम्बर कितने हैं हमारे में, 2 नेजल चैम्बर होते हैं ह्यूमन में, ठीक है। अब दोनों नेजल चैम्बर को डिवाइड कौन कर रहा है, एक सेप्टम डिवाइड कर रहा है, ठीक।
इसको क्या बोलेंगे, नेजल सेप्टम। अब एक इंपॉर्टेंट बात, इस नेजल सेप्टम का जो आगे वाला भाग है ना, जहां से हम नाक को थोड़ा सा हिला सकते हैं इधर से, ये बना होता है कार्टिलेज का, ठीक, कार्टिलेजिनस होता है। और कौन से कार्टिलेज का बना होता है, हाइलिन कार्टिलेज का बना होता है, ठीक है, हाइलिन कार्टिलेज का बना होता है। और जो लास्ट वाला पार्ट होता है वो बना होता है बोन का। इसीलिए तो जब हम बोलते हैं कि नाक की हड्डी टूट गई, तो वो क्या टूटती है, एक्चुअल में वो एथमोइड बोन होती है ना, इस बोन में फ्रैक्चर होता है। तो ये होता है, इसको बोलते हैं अपन पीछे वाला जो नेजल सेप्टम है ना, उसका जस्ट पोस्टीरियर पार्ट। तो नाक का पीछे वाला भाग है ना, पोस्टीरियर पार्ट का निर्माण किससे होता है, एथमोइड बोन से होता है। और जो आपको बाहर वाला पार्ट है, इंटीरियर पार्ट है ना, बाहर अग्र भाग है, उसका निर्माण किससे होता है, उसका निर्माण होता है हाइलिन कार्टिलेज से। तो ये तो बेसिक चीज है कि भाई नेजल सेप्टम में आगे वाला भाग बनेगा हाइलिन कार्टिलेज से और जस्ट पीछे वाला भाग बनेगा एथमोइड बोन से, ठीक। अब देखना, अब नेजल चैम्बर की इंपॉर्टेंस क्या है कि नेजल चैम्बर को फंक्शनली हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। यानी इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, फंक्शनली इसके 3 रीजन होते हैं, फंक्शनली 3 रीजन्स होते हैं इसके, ठीक। यानी क्रियात्मक रूप से इसके 3 रीजन होते हैं। तो 3 रीजन को हम देखते हैं। पहला रीजन बोलते हैं अपन वेस्टिब्यूल, ठीक। तो पहला रीजन है वेस्टिब्यूल रीजन। अब वेस्टिब्यूल रीजन की खास बात क्या है, वेस्टिब्यूल रीजन जो शुरुआत का नाक वाला भाग है जहां पर हेयर्स पाए जाते हैं, ठीक, जहां पर हेयर्स पाए जाते हैं जो बाहर से आने वाले पैथोजेंस को या जो एयर डस्ट होता है ना, उसको शुरुआती अवस्था में नाक में जाने से रोक देते हैं। यानी इनका इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया ना। मतलब वेस्टिब्यूल रीजन में क्या क्या होता है, मेनली शॉर्ट हेयर्स होते हैं, और क्या होता है, और इसमें ग्लैंड्स होती हैं। तो ये रीजन है। और वेस्टिब्यूल रीजन क्या है, चलो अब वेस्टिब्यूल रीजन के जस्ट अंदर कौन सा रीजन होता है, जिसको बोलते हैं अपन रेस्पिरेटरी रीजन। वेस्टिब्यूल रीजन के जस्ट अंदर होता है रेस्पिरेटरी रीजन। अब रेस्पिरेटरी रीजन का मतलब क्या, रेस्पिरेटरी रीजन में क्या क्या होगा, तो रेस्पिरेटरी रीजन की जब हम बात करते हैं तो ये 2 प्रकार की बोन से मिलकर बना होता है। एक तो मैक्सिला और ये एथमोइड बोन, प्री मैक्सिला और एथमोइड बोन, ये दोनों आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, ये दोनों आ गए यहाँ पे। अब एक तीसरा रीजन है जिसको हम बोलेंगे वेस्टिब्यूल। रेस्पिरेटरी रीजन के बाद में तीसरा आता है ओल्फैक्टरी रीजन। अब यहां से आपको एक इंपॉर्टेंट चीज पता चलेगी, ये है ओल्फैक्टरी रीजन। आपको पता है हम लोगों को अलग अलग स्मेल का नॉलेज होता है ना। तो इसका मतलब है कि नेजल चैम्बर में ऐसा कौन सा भाग है सर जिससे कि जो हमको सेंस का ज्ञान कराता है। तो जो ओल्फैक्टरी रीजन है ना, ओल्फैक्टरी रीजन में जो टर्बाइनल्स मिलती है, टर्बाइनल्स का मतलब छोटी छोटी हड्डियां, छोटी छोटी बोन्स के टुकड़े, टर्बाइनल्स। इन टर्बाइनल्स पर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है और इस मेम्ब्रेन का नाम है श्नाइडेरियन मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन का नाम है श्नाइडेरियन मेम्ब्रेन। अब एक खास बात यह है, ये जो श्नाइडेरियन मेम्ब्रेन है ना, ये श्नाइडेरियन मेम्ब्रेन क्या होती है, न्यूरोसेंसरी होती है, न्यूरोसेंसिटिव होती है। अब जहां पे न्यूरोसेंसरी वर्ड काम आ गया ना, तो सीधा सा मतलब समझ लेना कि वो कनेक्टेड किससे है, ब्रेन से कनेक्टेड है। तो सिंपल सी बात यह है कि हमारे नेजल चैम्बर में श्नाइडेरियन मेम्ब्रेन से न्यूरॉन्स निकलती हैं, जिससे हम लोगों को किसका ज्ञान होता है, अलग अलग तरीके की स्मेल्स का ज्ञान होता है, अलग अलग तरीके के फल फ्रूट होते हैं उनकी स्मेल का ज्ञान होता है, टैबलेट्स की जो स्मेल होती है उनका ज्ञान होता है। किससे, ये न्यूरोसेंसरी रीजन है ना ये मेम्ब्रेन, ठीक है। तो श्नाइडेरियन मेम्ब्रेन इंपॉर्टेंस ये होगी नेजल चैम्बर में श्नाइडर। अब दूसरी बात कि अगर नाक पे लग जाए तो ऐसा कौन सा रीजन है सर जहां से ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा होती हैं। तो ये जो रेस्पिरेटरी रीजन है ना, यहां पर बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। तो मेन पॉइंट ये देखो, तीनों रीजन है, तीनों रीजन्स का फंक्शन अलग अलग है। ब्लड वेसल्स ज्यादा कहां है, रेस्पिरेटरी रीजन में। ओल्फैक्टरी रीजन में ब्लड वेसल्स का कोई काम नहीं है, क्योंकि उसका मेन फंक्शन क्या है, न्यूरोसेंसरी, ठीक है। और श्नाइडर मेम्ब्रेन हो गया। अब बात आती है कि नेजल चैम्बर के का ये फंक्शन क्या है। तो पहला तो नेजल चैम्बर का फंक्शन ये है कि अगर हम सर्दी में हैं, ठीक है ना, विंटर सीजन में जब हम होते हैं तब क्या होता है कि ठंडी वायु कहाँ जाती है, नेजल चैम्बर में जाती है। तो जैसे कि लंग्स है, लंग्स का टेम्परेचर तो आपको पता है पूरी बॉडी के टेम्परेचर के बराबर 37 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, ठीक है।
तो आप कभी आपने सोचा है कि आप एयर तो ले रहे हो आप, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक की तो एयर ले रहे हो आप इतनी ठंडी, फिर अगर वो एयर अगर लंग्स पे जाती है ना तो वो नुकसानदेह चीज़ है। तो टेम्परेचर मेंटेन का काम, एयर का टेम्परेचर मेंटेन का काम कौन करता है? नेजल चैम्बर करता है। ठीक, ऐसे ही तो ये किस में हो गया? विंटर सीजन में, है ना। अब दूसरी बात आती है कि अगर समर की बात करें, गर्मियों में बात करें, तो गर्मियों में लू चलती है, जैसे कि डेजर्ट वाले स्थान होते हैं वहाँ पे भयंकर लू चलती है, तो वहाँ का कभी कभी टेम्परेचर कितना पहुँच जाता है? 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। समझ में आ रही बात? लेकिन हमारे जो अंदर है, जो लंग्स है ना, जो बॉडी टेम्परेचर है वो तो 37 डिग्री सेल्सियस ही रहना है उसको। तो टेम्परेचर को देखो, टेम्परेचर को ज़रूरत के हिसाब से कम कर देना और टेम्परेचर को ज़रूरत के हिसाब से बढ़ा देना। किसका टेम्परेचर? वायु का टेम्परेचर बढ़ा देना। ये सारा काम कौन करता है? ये नेजल चैम्बर का काम है। जब एयर घूमते हुए जब नेजल चैम्बर में जाती है ना, तब एयर का टेम्परेचर क्या होता है? बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग मेंटेन हो जाता है, और ये हमारे लंग्स के काम करने के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया। ठीक है, अब नेजल चैम्बर के बाद अब इसका और क्या काम है? ह्यूमिडिफाइंग करना, कूलिंग करना, ठीक, और क्लीनिंग करना। क्लीनिंग का भी तो आ गया ना, क्लीनिंग एंड स्टरलाइजेशन दोनों काम। वेस्टिब्यूल रीजन है, इसमें हेयर्स पाए जाते हैं, तो इसका मतलब हो गया एयर डस्ट को बाहरी रोक दिया इसने। ठीक है, बड़े बड़े वायु के कण होते हैं उनको बाहरी रोक देने का काम वेस्टिब्यूल, यानी क्लीनिंग पार्ट हो गया। स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है नेजल चैम्बर में कौन सा मेम्ब्रेन? स्नाइडेरियन मेम्ब्रेन हो गया। अगला पॉइंट कौन सा बताया मैंने? ये टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम भी, वायु के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम भी नेजल चैम्बर का हो गया। तो नेजल चैम्बर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया यहाँ से। ठीक है, अब इसके बाद नेजल चैम्बर ओपन किस में होगा बॉडी में? यहाँ पर है हमारे पास इंटरनल नैरिज। हम फेरिंग्स, ये कौन से रीजन में होते हैं? इंटरनल नैरिज यानी अंतःनासा छिद्र। ये बाहर वाले एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, बाह्य नासा छिद्र, और ये वाले अंतःनासा छिद्र। तो अंतःनासा छिद्र किस में खुलते हैं? फेरिंग्स के जिस भाग में खुलते हैं ना, उस भाग को बोला जाता है नेजोफेरिंग्स रीजन। ठीक है, इतना कोई बड़ा इसका फंक्शन नहीं है, बस हमने इसको किससे कनेक्ट कर लिया? इसको हमने नेजल चैम्बर से कनेक्ट कर लिया। जैसे कि फेरिंग्स वाला भाग हम कैसे पढ़ते हैं? फेरिंग्स को जब हम पढ़ते हैं ना, तो फेरिंग्स इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों का एक जगह कहाँ पे आके मिलते हैं? फेरिंग्स में आके मिलते हैं। यानी फेरिंग्स दोनों का कॉमन पाथवे है, कॉमन पैसेज है। अगर हम फूड लेंगे तो वो भी फेरिंग्स से होकर जाएगा। अब अंदर हम ऑक्सीजन ले रहे हैं तो वो भी यहाँ से ही गुजरेगी। लेकिन इसके बाद फेरिंग्स के बाद दोनों के पैसेज अलग अलग हो जाते हैं। जैसे कि फूड तो चला जाता है कहाँ पे? ईजोफेगस में। ठीक है, फूड तो चला जाएगा ईजोफेगस में। ईजोफेगस होती है पीछे की तरफ। ठीक है, और जो आपको जो दिख रहा है गले में, जो सामने से दिखता है सीरिंग्स वाला, वो क्या होता है? वो होता है आपका ट्रेकिया। तो जो आगे की जो नली है ना, आगे की जो नली है वो वायु नली है। यानी आगे तो चलता है हमारा रेस्पिरेशन का, रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला भाग, और जस्ट पीछे कौन चलता है? ईजोफेगस। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का वाला पार्ट कहाँ चलता है? हमारा पीछे चलता है। ठीक है, तो दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख लेना। दोनों सिस्टम का कॉमन पैसेज क्या है? फेरिंग्स दोनों सिस्टम का कॉमन पैसेज हो गया। चलो, अब फेरिंग्स के बाद में अब हम आ जाते हैं ट्रेकिया पे। ठीक है, अब ट्रेकिया क्या है? ट्रेकिया है वायु नली। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा, ठीक है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने क्या पढ़ा था? डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने देखा ईजोफेगस। इसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। ईजोफेगस की बात की थी। सेम ऐसे ही इसको बोलते हैं ग्रासनाल। देखो, दोनों सिस्टम में एक ही जैसा पॉइंट चल रहा है, ग्रासनाल। ठीक है, सेम ऐसे ही रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट आ गया ट्रेकिया, वायु मार्ग। ठीक है, इसको बोलते हैं वायुनाल। चलो, अब ट्रेकिया के बारे में बात करने से पहले अब हम देखते हैं कुछ बातें। तो ट्रेकिया की पहले अगर हम देखें हिस्टोलॉजी, यानी ट्रेकिया की हिस्टोलॉजी कैसी है। देखो, ट्रेकिया के सबसे बाहर की तरफ जो आवरण पाया जाता है ना, हमने बोला किसी भी ट्यूबुलर, ये एक कॉन्सेप्ट याद कर लेना, किसी भी ट्यूबुलर ऑर्गन का जब हम हिस्टोलॉजी, उसकी ओती की डिस्कस करते हैं, तो सबसे पहले उसके सबसे बाहर की तरफ जो आवरण पाया जाता है ना, वो बनता है व्हाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू का आवरण होता है। ठीक है, अब व्हाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू के आवरण के अंदर की तरफ पाई जाती है सीरिंग्स। ठीक है, सीरिंग्स पाई जाती है। अब सीरिंग्स के जस्ट अंदर की तरफ होते हैं मस्कुलर लेयर्स।
ठीक है, इसके जस्ट हम नीचे चलेंगे तो हमको मिलेंगे मस्कुलर मसल्स के लेयर्स मिलेंगे, ठीक है। फिर यहां पे मिलते हैं हमको मस्कुलर लेयर्स, और मस्कुलर लेयर्स में भी क्या चीज, अब मस्कुलर लेयर्स में हमको दो तरीके की मसल्स मिलती हैं। इनर साइड पर, इनर साइड पे तो मिलती है सर्कुलर मसल्स, और आउटर साइड पे कौन सी मसल्स मिलती है, आउटर साइड पे हमको मिलती है लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। ये हो गया लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। देखो जब हम एलिमेंट्री कैनाल की भी हिस्टोलॉजी पढ़ते हैं ना, तो भी हम सेम तरीके की मसल्स की बात करते हैं। यानी आप एक तरीका देख रहे हो नेचर का मतलब ह्यूमन के सिस्टम्स को डेवलप करने का एक तरीका। हर एक जैसे एलिमेंट्री कैनाल बनाएगी, जितने भी जो इंटरनल ऑर्गन है सारे, देखो एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी में भी तुमको सर्कुलर मसल्स दिखेंगे, इनर सर्कुलर मसल्स और बाहर की तरफ लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। उसके बाद आपका कनेक्टिव टिश्यू का आवरण शुरू हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, एक तो सबसे जो अंदर की तरफ होगा उसको लेमिना प्रोप्रिया बोलेंगे, ठीक है, और जो अंदर की तरफ होगा वो इसका इनर लाइनिंग हो जाएगा, इनर लाइनिंग, ठीक है, इसकी इनर लाइनिंग हो जाएगी। लेकिन एलिमेंट्री कैनाल में भी कहने का मतलब ये है कि मसल्स की इंपॉर्टेंस रहती है, इनर सर्कुलर मसल्स और आउटर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। अब बात ये आती है कि ये जो मसल्स है ना सर, इनका नेचर क्या होता है, इन मसल्स का नेचर क्या होता है। पहली बात तो ये इनका सबसे इंपॉर्टेंट, जब किसी भी मसल्स का नेचर देखे ना, तो पहला क्वेश्चन तो हमको ये आना चाहिए कि सर ये मसल्स है कहाँ पे, ठीक है। यहां से आपको आगे क्वेश्चन पता चल जाएंगे, जैसे कि ये मसल है कहाँ पे। पहला क्वेश्चन तो ये है कि सर ये मसल्स का नेचर बताओ, तो पहली बात पूछो कि ये मसल सर है कहाँ पे। तो अगर सर आपको मसल्स अगर आपको दिख रही है कंकालीय पेशियों में, कंकाल में दिख रही है, कंकाल की एक बात करते हैं अपन, मान लो हैंड्स में दिख रही है या लेग्स में दिख रही है, ये क्या बनाते हैं, एक्जियल स्केलेटन बनाते हैं ना, ये बनाते हैं एक्जियल स्केलेटल सिस्टम का निर्माण करते हैं, ठीक है। एक तो ये मसल्स हैं, ठीक है, आपने ये बात बोल दी। लेकिन ये और एक पेशियां होती हैं इंटरनल ऑर्गन्स में, जिनको क्या बोलते हैं, विसरल ऑर्गन्स। दोनों इंपॉर्टेंट है, एक है विसरल ऑर्गन्स, ठीक है। अब एक बात, जो हाथों की पेशियां होती है, जो पैरों की पेशियां हैं, वो आपके नियंत्रण में होती है, ये आपको पता है, ठीक है। आप जैसा चाहो वैसा आप हाथ हिला सकते हो, मैं पेन को इधर लेके जा सकता हूं, इधर लेके आ सकता हूं, मैं चल सकता हूं। तो इन सब मूवमेंट के लिए कौन जिम्मेदार है, एक्जियल स्केलेटन रिस्पॉन्सिबल है। तो एक्जियल स्केलेटन का भी कौन सी मसल्स, कंकालीय पेशियां, इनकी भी कौन सी पेशियां जिम्मेदार है, स्केलेटन मसल्स। यानी ऐसी मसल्स हैं ये जो किसके नियंत्रण में, हमारे नियंत्रण में, हमारी इच्छा पर निर्भर कर रही है। लेकिन इनके बारे में बताओ, एलिमेंट्री कैनाल की पेशियां और ये ट्रेकिया की पेशियां या दूसरे कोई भी ट्यूबुलर ऑर्गन है, उनकी पेशियां बताओ, क्या आपके नियंत्रण में होती है, नहीं होती। हार्ट की पेशियां हैं, हार्ट मसल्स हैं, क्या आपके नियंत्रण में होती है, नहीं होती, ठीक है। तो ये पेशियां किसके अधीन है, ये एएनएस के अधीन होती है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अधीन होती है। तो वैसे ही बोलेंगे, चाहे ट्रेकिया का हमारा मस्कुलर लेयर है ना, इनर वाला और आउटर वाला, ये भी एएनएस के अधीन होगा। एलिमेंट्री कैनाल का जो मसल्स लेयर है वो भी एएनएस, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के अधीन होगा। लेकिन बाकी जो मसल्स है ना, जैसे दोनों हाथों की, दोनों पैरों की मसल, जिनमें तुम मूवमेंट कर सकते हो, तुम्हारी इच्छा पर निर्भर रखता है, वो डिपेंड किस पे करते हैं, वो कंट्रोल करते हैं सीएनएस, आपका ब्रेन उनको कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपका किसमें हो गया, ट्रेकिया की हिस्टोलॉजी में हो गया। अब बात करते हैं हम इसके बाद ब्रोकियल ट्री की। ट्रेकिया क्या होता है, ट्रेकिया के बारे में मैंने क्या बोला, पहला पॉइंट तो बोला ये वायुमार्ग का काम करता है, ठीक है। फिर हमने ट्रेकिया की हिस्टोलॉजी देखी थी, ठीक, सबसे बाहर की तरफ व्हाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू का आवरण, और जस्ट और उसके अंदर किसका आवरण, उसके अंदर आपको सी रिंग्स मिलेंगी, जो आपको दिख रहा है ना, ये एडम्स एप्पल, हम यहाँ पर अगर हाथ लगाएं तो हमको थोड़ा उभरा हुआ दिखाई देता है, ठीक है। ये अलग अलग रिंग्स होती हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, सी रिंग्स हैं, ठीक है। सी रिंग्स के बाद में
अगला लेयर कौन सा था, सबम्यूकोसा। सबम्यूकोसा के बाद में मसल्स लेयर आ जाता है। मसल्स लेयर में हमने दो देखे, अंदर की तरफ इनर सर्कुलर लेयर और बाहर की तरफ आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर, ठीक है। और उसके भीतर फिर वो म्यूकोसा आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हमारा अगला जो कंटिन्यूएशन में जो टॉपिक है ना वो है ब्रोंकियल ट्री, ठीक है। ब्रोंकियल ट्री ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ब्रोंकियल ट्री। तो ब्रोंकियल ट्री की शुरुआत कहाँ से होती है? ब्रोंकियल ट्री की शुरुआत वैसे ही जैसे ट्रेकिया लेंगे, ट्रेकिया से शुरू होता है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ से अगर बनाना शुरू करूँ तो वही चीज लिखूंगा जैसे कि ट्रेकिया। ट्रेकिया डिवाइड होती है, ट्रेकिया क्या, देखो ट्रेकिया वायु मार्ग चला तो आपके लेफ्ट लंग्स और राइट लंग्स दोनों में डिवाइड होगा। अगर मैं देखो ऐसे खड़ा हूं ना, अगर मैं डायग्राम बनाऊंगा तो मेरा लेफ्ट पार्ट इधर वाला है, इधर वाला आएगा, और राइट पार्ट इधर वाला आएगा, ठीक है। ठीक, तो मैं क्या बोलता हूं कि ये है ना, ट्रेकिया डिवाइड हो जाती है किसमें? ट्रेकिया डिवाइड हो जाती है लेफ्ट देखो ट्रेकिया डिवाइड हो जाती है लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में, तो इसमें थोड़ा सा, एक मिनट। सो लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई एंड इसको, और अगर राइट लंग्स में जा रही है तो इसको बोल देंगे अपन राइट प्राइमरी ब्रोंकाई। अब मैं राइट और लेफ्ट का नाम नहीं लिखूंगा आगे, क्यों? क्योंकि हर बार अपन बात करेंगे जैसे कि ये टूटेगा, ये डिवाइड होंगे आगे सेकेंडरी में, तो मैं बार बार नहीं लिखूंगा लेफ्ट सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, वो आपको अंडरस्टूड है, समझना है। क्योंकि मैं लेफ्ट की बात लिख, लेफ्ट मतलब जो चीज राइट लंग्स में जा रही है ना वो सेम ही एनाटॉमी किसमें, लेफ्ट लंग में है। तो मैं अब यहां से डायरेक्टली चलने लगूंगा, ये दोनों डिवाइड हो जाते हैं किसमें, सेकेंडरी ब्रोंकस में, सेकेंडरी ब्रोंकाई में, और सेकेंडरी ब्रोंकाई डिवाइड हो जाते हैं टर्सरी ब्रोंकाई में, ठीक है। तो यहां टर्सरी ब्रोंकाई तक हो गया। अब टर्सरी ब्रोंकाई डिवाइड किसमें हो जाती है बोलो? आगे ब्रोंक्यूल्स बनाएंगी, ब्रोंक्यूल्स का निर्माण करेगी, ठीक है। अब ब्रोंक्यूल्स के जस्ट बाद हमको क्या मिलेगा, एक पॉइंट आएगा टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। ब्रोंक्यूल्स का लास्ट पार्ट कौन सा आएगा? ये आएगा हमारा टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। अब देखो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक का भाग है ना, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक के भाग को हम क्या बोलेंगे, ये इतना भाग है हम लोगों का, इसको बोलेंगे हम कंडक्टिंग जोन। जो मैंने आपको पहले ही बोला था, ये भाग है कंडक्टिंग जोन। कंडक्टिंग जोन यानी यहां से कहीं पे भी तुमको ना ये नहीं मिलेगा कि ऑक्सीजन, सर ऑक्सीजन और CO2 का क्या हो गया हो, एक दूसरे का आदान प्रदान हो गया हो, नहीं, ये केवल लाने ले जाने का काम कर रही है ऑक्सीजन और CO2 को, तो इसीलिए इनको बोलेंगे कंडक्टिंग जोन। अब जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल है ना, अब मैं यहां से शुरू करूंगा, वो सुनो। अब जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है ना, ठीक है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है ना, अब टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स किस में डिवाइड होंगे? टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स डिवाइड हो जाएंगी रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल में, ठीक। यहां से मैं बना रहा हूं, ये हो गया, हम लास्ट तक पहुंच गए हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, ये हो गया रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। अब रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल के बाद में आता है एल्वियोलर डक्ट्स, ठीक है। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स किसमें खुलती हैं? एल्वियोलर डक्ट्स में खुलती है, ठीक है। और हमारा एल्वियोलर डक्ट्स किसमें खुल जाता है बोलो? एल्वियोलर डक्ट्स खुलता है एल्वियोलाई में। तो ये जो पॉइंट है ना, हम देखो एल्वियोलाई तक पहुंच गए हम लोग, ठीक है। हमारा मेन पॉइंट था कि हमें एल्वियोलाई तक पहुंचना था। अब हम जो भी बाकी बात करेंगे ना वो यहां से करेंगे। देखो हम शुरू से चलते आ रहे हैं, ट्रेकिया, लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, राइट प्राइमरी ब्रोंकाई, ये दोनों आगे किस में डिवाइड हो जाएंगे? सेकेंडरी ब्रोंकाई में। सेकेंडरी ब्रोंकाई टर्सरी ब्रोंकाई में। टर्सरी ब्रोंकाई और भी छोटे छोटे ट्यूबुल्स बना लेंगे जिनको ब्रोंक्यूल्स कहेंगे। ब्रोंक्यूल्स किस में? टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में। अब टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स किस में जाएंगे?
रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में ओपन होंगे। अब रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वियोलर डक्ट्स और एल्वियोलर डक्ट्स क्या बनाएंगी, एल्वियोलाई। अब यहां तक का ये जो पॉइंट है ना, यानी तुम टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स को इसमें शामिल कर लो तो ये भाग है ना इतना इतना, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से लेकर एल्वियोलाई तक का भाग, इस भाग को बोलते हैं हम एक्सचेंज पार्ट। इस भाग को क्या बोलते हैं अपन, एक्सचेंज पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। समझ में आएगी बात। ये हो गया आपका एक्सचेंज पार्ट। चलो, तो एक्सचेंज पार्ट के बाद में हम आगे बात करते हैं। देखो, तो यहां तक का ये पूरा मैंने क्या बोला, ये कंडक्टिंग जोन हो गया, ये एक्सचेंज जोन हो गया। इसको बोला जाता है ब्रोंकियल ट्री। ठीक, ये ब्रोंकियल ट्री हो गया। अब हम जो अगली बात करेंगे ना, वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायफ्राम। ठीक, अब हम बात करेंगे इसके बाद डायफ्राम की। डायफ्राम की बात करेंगे तो पहली बात, डायफ्राम होता क्या है। देखो, डायफ्राम क्या है, डायफ्राम एक थिन मस्कुलर मेम्ब्रेनस डोम शेप मसल्स है। ठीक है, यानी डायफ्राम क्या है, सबसे पहली बात तो क्या है, मसल्स है। डायफ्राम क्या है, एक मसल है, और जिसकी साइज क्या होती है, ये देखो दो, हम एक चीज आपको बताना भूल गया मैं। देखो, हम जब भी बात करेंगे ना रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो हम बात करेंगे, एक तो बात करेंगे हम बात करेंगे थोरेसिक कैविटी की। समझ में आएगी ना बात। एक तो बात करेंगे हम थोरेसिक कैविटी की, और दूसरी बात करेंगे हम एब्डोमिनल कैविटी की। एब्डोमिनल कैविटी की, ठीक है। अब जो डायफ्राम होता है ना, दोनों कैविटी के बीच में क्या होता है, इन दोनों कैविटी को डिवाइड करने का काम कौन करता है, इन दोनों कैविटी को डिवाइड करने का काम करता है डायफ्राम। इन दोनों कैविटी को, जैसे ऊपर वाला कैविटी है थोरेसिक कैविटी, जिसमें क्या क्या रहेगा, थोरेसिक कैविटी में क्या क्या होता है, देखो जो हमारा थोरेसिक कैविटी होता है, थोरेसिक कैविटी में क्या क्या रहता है, रिब्स, स्टर्नम, रिब्स, जो बीच में जो दो रिब्स जहां से जुड़ी हुई होती है वो पार्ट स्टर्नम। स्टर्नम के बाद में यहां पे क्या रहता है, हार्ट। ठीक है, ये जो पार्ट है ना ऊपर वाला, इसको बोलते हैं थोरेसिक कैविटी, जहां पे ऑर्गन कौन सा है, एक हार्ट है, और ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं, जैसे थाइमस, जैसे थायराइड ग्लैंड होगी, पैराथायराइड, वो सारा पार्ट किसका है, थोरेसिक कैविटी का है नीचे। ठीक है, अब उसके थोरेसिक कैविटी के बाद में एक जो एब्डोमिनल कैविटी ना, एब्डोमिनल कैविटी में सारे आपके, एब्डोमिनल कैविटी में आपके सारे, एब्डोमन में जो जो ऑर्गन होंगे ना वो सारे होंगे। जैसे कि कौन से, स्टोमक आपका कहाँ पाया जाता है, बोलो, एब्डोमिनल कैविटी में। ठीक है, और लीवर आपका एब्डोमिनल कैविटी में, पैंक्रियाज आपका एब्डोमिनल कैविटी में, इंटेस्टाइन आपकी, सब कुछ एब्डोमिनल कैविटी में। तो थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से अलग कौन करता है, डायफ्राम करता है। तो ये पहली इंपॉर्टेंट बात होगी। डायफ्राम है क्या है, एक मसल्स है। डायफ्राम बेसिकली क्या है, एक मसल्स होती है। ठीक, डायफ्राम एक मसल्स है जो रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। ठीक है, दैट सेपरेट थोरेसिक कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें जो नर्व सप्लाई होती है उसको फ्रेनिक नर्व बोलते हैं। डायफ्राम में जो नर्व होती है ना उसको क्या बोलते हैं, फ्रेनिक नर्व। फ्रेनिक वर्ड हमेशा हम डायफ्राम के लिए काम में लेंगे, फ्रेनिक नर्व। और जो मसल्स होती है उन मसल्स को क्या बोलते हैं, डायफ्राम में होने वाली मसल्स को, उनको बोलते हैं फ्रेनिक मसल्स। क्या बोलते हैं अपन, उनको बोला जाता है फ्रेनिक मसल्स। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ऑक्सीजन और CO2 का जो आदान प्रदान होता है, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, डायफ्राम की मसल्स काम करती है। कौन सी, फ्रेनिक मसल्स। डायफ्राम की मसल्स रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे थोरेसिक कैविटी का आयतन बढ़ाने के लिए। जैसे कि हमने ये पढ़ा है ना, PV इज इक्वल टू क्या होता है, NRT वाला है ना। यहां से हम एक चीज सीखेंगे, क्या चीज सीखेंगे, जैसे कि टेम्परेचर है, बॉडी का टेम्परेचर हमेशा आपको पता है कांस्टेंट रहेगा, तो मैं इसको चलो कांस्टेंट कर देता हूं। अब बचा क्या, PV इज इक्वल टू NR। NR तो खुद कांस्टेंट है, तो PV क्या हो गया, कांस्टेंट हुआ कि नहीं हुआ। हमारी बॉडी के लिए ये चीज रिस्पॉन्सिबल है, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट होना ही चाहिए। अब मैं इसको क्या करूंगा,
ये कौन सा नियम होता है? ये बॉयल का नियम होता है ना, टेम्परेचर कांस्टेंट कर देते हैं तो PV इक्वल टू PV कांस्टेंट हो जाता है। अब मैं क्या लिख सकता हूँ, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यानी हम यही काम करेंगे। हमेशा एयर या वायु का मूवमेंट कैसे होता है? वायु का मूवमेंट होता है अधिक प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, ठीक है, ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ होता है। अब यही इंपॉर्टेंट बात है कि हमें लंग्स में क्या करना है, या हमारी थोरेसिक कैविटी में हमें ऑक्सीजन को लाना है। देखो समझो, ऑक्सीजन को कहां पे ला रहे हैं हम? थोरेसिक कैविटी में ला रहे हैं। मतलब क्या होना चाहिए, बाहर का प्रेशर क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन का ज्यादा होना चाहिए ना, और ये प्रेशर क्या होना चाहिए, कम। अब बोलो थोरेसिक कैविटी का प्रेशर मैं कम कर देता हूं तो मतलब क्या हो गया, इसका वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए। तो हमारा जो डायफ्राम यही काम करता है। डायफ्राम हमारा क्या करता है, वॉल्यूम बढ़ा देता है। जब हम सांस लेते हैं ना तो वायु अंदर जाती है, अंदर जाने का मतलब जब हम सांस ले रहे हैं तो हमारा जो डायफ्राम है ना, पूरी थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम क्या कर देता है, बढ़ा देता है। अब वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, तो ऑक्सीजन आराम से कहां जाएगी, लंग्स में प्रवेश कर जाएगी, या दूसरे शब्दों में थोरेसिक कैविटी में प्रवेश कर जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों जगह काम करता है। एक तो नॉर्मल रेस्पिरेशन में हम इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट देखते हैं हम, कि एक पूरा चार्ट बनता है ये, तो ये हमारा पहला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। देखो चार्ट क्या है, हम कैसे पढ़ेंगे इसको, पूरे इसके मूवमेंट को हम इस तरीके से पढ़ेंगे। देखो ये हमारे पास क्या है, बोलो, नॉर्मल ब्रीदिंग, ठीक है। एक्सरसाइज वाली ब्रीदिंग नहीं, नॉर्मल ब्रीदिंग। जैसे मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, मैं एक जगह खड़ा हूं, तो ये क्या है, नॉर्मल। अब मैं जो सांस ले रहा हूं और जो सांस छोड़ रहा हूं वो कैसा है, उसको बोलेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग। और जब हम भागते हुए कोई काम करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, उस ब्रीदिंग को क्या बोलते हैं, उस ब्रीदिंग को बोलते हैं फोर्सफुल ब्रीदिंग। तो ये नॉर्मल ब्रीदिंग हो गया। अब देखो नॉर्मल ब्रीदिंग होता कैसे है, इंस्पायरेशन का मतलब क्या हो गया, आपने ऑक्सीजन को अंदर लिया, इनहेल किया, इनहेल ऑक्सीजन। और दूसरा पॉइंट क्या लिख सकता हूं मैं, एक्सपायरेशन। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, एक्सपायरेशन। अब हम पढ़ क्या रहे हैं, हमारा टारगेट क्या है, डायफ्राम की मसल्स का फंक्शन देखना, ठीक है। तो देखो नॉर्मल इंस्पायरेशन होगा ना, यानी हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं ना, ऑक्सीजन को क्या कर रहे हैं अपन, इनहेल कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पे क्या कर रहे हैं, एक्सपिरेशन में हम CO2 को क्या कर रहे हैं, सॉरी CO2 को क्या कर रहे हैं अपन, CO2 को एक्सेल कर रहे हैं। CO2 को क्या कर रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं, ठीक है। अब इंस्पायरेशन में देखो, इंस्पायरेशन में क्या, हम दो चीज काम में लेंगे। पहले तो बात करते हैं हम हमारे डायफ्राम की, डायफ्राम का आखिर फंक्शन है क्या। तो डायफ्राम में कौन सी मसल्स होती है, मैंने बोला फ्रेनिक मसल्स होती है, फ्रेनिक मसल्स होती है, या फ्रेनिक नर्व भी होती है, फ्रेनिक नर्व मसल्स होती है, ठीक है। अब नॉर्मल इंस्पायरेशन में डायफ्राम की साइज कैसी होती है, डायफ्राम होता है फ्लैट शेप। डायफ्राम कैसा हो जाता है, बोलो, फ्लैट शेप हो जाता है, ठीक है। थोरेसिक, अब फ्लैट शेप होने का मतलब क्या हो गया, अब देखो, अब इंस्पिरेशन में, सॉरी एक्सपायरेशन में क्या होगा, इसकी साइज क्या हो जाएगी, डोम शेप। समझ में आएगी, कौन सी साइज हो जाएगी, डोम शेप हो जाएगी। अब देखो यहां से हमें दो चीज समझ में आई। आप बोलोगे कि सर हमें ये समझ में नहीं आया, डोम शेप कैसा होता है, फ्लैट शेप कैसा होता है। देखो मैं लीनियर डायग्राम बना रहा हूं, ये हमारा लीनियर डायग्राम है, ठीक है। ये इंसान है ऐसे मान लो, ठीक है। अब यहां पर है ना, देखो अब मैं बना रहा हूं फ्लैट, ये मैंने क्या बोला, ऊपर वाला है ना रेस्पिरेटरी सिस्टम, उस कैविटी को क्या बोलेंगे, जहां पर रेस्पिरेशन एक्चुअल में होगा, वो है थोरेसिक कैविटी। तो थोरेसिक कैविटी को, और डाइजेशन वाला जो सिस्टम है जो एब्डोमिनल कैविटी में होता है पूरा, उसको कौन डिवाइड करता है, डायफ्राम। तो ये बीच में मैंने बना दिया डायफ्राम। तो ये क्या है, थोरेसिक कैविटी, ये क्या है, नीचे एब्डोमिनल कैविटी। तो पहली बात तो ये है, जब इंस्पायरेशन होगा तो डायफ्राम कैसा हो जाएगा, फ्लैट शेप। देखो फ्लैट शेप हो गया तो तुमको क्या दिख रहा है, फ्लैट शेप होने का मतलब क्या है, सॉरी, तो फ्लैट शेप होने का सीधा सा मतलब ये हो गया कि जो तुम्हारा वॉल्यूम है थोरेसिक कैविटी का, वॉल्यूम क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, प्रेशर को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। अब देखो प्रेशर कम हो गया तो इजीली क्या होगा, बाहर से ऑक्सीजन कहाँ आ जाएगी, अंदर आ जाएगी।
एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन अंदर आ जाएगी। ठीक है, ये कौन सा भाग हुआ मुझे बताओ, ये कौन सी, ये हम क्या किस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं? इसको मैं थोड़ा सा क्लियर लिख देता हूं। ठीक है, ये हम इन्वायरमेंट से हमारे पास ऑक्सीजन अंदर आ गई। आने का कारण मैंने क्या बताया सर, डायफ्राम फ्लैट शेप हो गया। डायफ्राम फ्लैट शेप हुआ, उससे क्या हुआ, उससे हमारे जो थोरेसिक कैविटी है, हमारी थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया। अब इसको वॉल्यूम बढ़ गया तो मतलब क्या हो गया, प्रेशर क्या हो गया बोलो, प्रेशर कम हो गया। प्रेशर कम हो गया तो अधिक प्रेशर से लो प्रेशर की मतलब हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ ऑक्सीजन आ गई, तो हम बोलेंगे ऑक्सीजन इनहेल। समझ में आएगी ना बात? मूवमेंट ऑफ गैसेस किस पे डिपेंड करती है, प्रेशर पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये आ गई। सेम चीज अगर मैं, ये क्या हो गया, ये इंस्पायरेशन की कंडीशन है। ठीक है, अभी मैं इसको चेंज कर देता हूं, इसको मैं बना देता हूं डोम शेप। एक्चुअल में हम बनाएंगे इसको क्या, अब इसी को ही मैं चेंज कर रहा हूं, इसको डोम शेप कैसे बनाऊंगा मैं, ये रहा, हल्का सा ऊपर हो गया। अब देखो हल्का सा ऊपर होते ही क्या हो गया, आपको लग रहा है वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारा डायफ्राम किस शेप में आ जाता है, डोम शेप में आ जाता है। अब जैसे ही डोम शेप हुआ तो मुझे बताओ, जो हमारी थोरेसिक कैविटी है, उस थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम क्या हो गया बोलो, डिक्रीज हो गया ना। अरे वॉल्यूम डिक्रीज हो गया तो मतलब प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज। अब प्रेशर इंक्रीज हो गया तो CO2 को हम, ये लो CO2 आ गई बाहर। समझ में आ गई ना बात, CO2 आ गई बाहर। तो ये कौन सी कंडीशन है, इस कंडीशन को बोलते हैं अपन एक्सपायरेशन। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट मसल्स जो काम करती है, वो पहली मसल्स कौन सी है, हमारे डायफ्राम की पेशियां। डायफ्राम की फ्रेनिक पेशियां बोल दो, ठीक है, या डायफ्राम खुद बोल दो। तो डायफ्राम इंस्पायरेशन में, नॉर्मल ब्रीदिंग के इंस्पायरेशन में डायफ्राम फ्लैट शेप हो जाता है, ये रहा। और नॉर्मल ब्रीदिंग के एक्सपायरेशन में डायफ्राम कैसा हो जाता है, डायफ्राम हो जाता है डोम शेप। डायफ्राम कैसा हो जाता है, डोम शेप हो जाता है। ठीक है, चलो, तो ये इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, ये एक्सपायरेशन हो जाएगा। ठीक, और इसी में हम आगे बात करेंगे। सेम चीज होती है इंटरकोस्टल मसल्स के साथ भी, तो उसके बारे में बात हम अगले लेक्चर में करेंगे।